आज असम बंगाल के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी हुगली में करेंगे रैली। 1 महीने में तीसरा दौरा। तो वहीं पुडुचेरी में फ्लोर टेस्ट से पहले नारायणसामी को बड़ा झटका। 2 और विधायकों ने दिया इस्तीफा। शक्ति परीक्षण आज। किसानों का आंदोलन जारी। किसान आंदोलन तेज करने के लिए बनाई रणनीति। कल मनाएंगे पगड़ी संभाल दिवस। तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। 26 मार्च तक चलेगा सत्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज बुलेटिन का आगाज से पहले इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। बंगाल से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आज 2 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी होंगे। असम बंगाल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। तो आपको बता दें कि आज 2 राज्यों में पीएम मोदी दौरा करेंगे। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों चुनावी राज्यों में जनता को ये सौगात देने वाले हैं। क्या सौगात देंगे ये काफी अहम है। आपको बता दें कि असम और बंगाल के दौरे पर आज पीएम मोदी हैं। हुगली में रैली को संबोधित करने वाले हैं। असम बंगाल के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी है और कई परियोजनाओं को ये शिलान्यास करेंगे, सौगात देंगे जनता को। और आज 2 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। असम बंगाल के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं और आधारशिला रखेंगे कई महत्वपूर्ण परियोजना का। तो बड़ी खबर है। और दोनों चुनावी राज्यों में जनता को ये बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। क्या सौगात देंगे जनता को ये देखना काफी अहम है, महत्वपूर्ण है। तो हुगली में रैली को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। असम और बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इसी के चलते आपको बता दें कि आज 2 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं और जनता को संबोधित करने वाले हैं। कई सौगात देंगे। असम बंगाल के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। कई महत्वपूर्ण परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं और जनता को कई सौगात देंगे। दोनों चुनावी राज्यों में जनता को सौगात देंगे। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी मनीष तिवारी जुड़ गए हैं। मनीष, बड़ी खबर है जहां आज असम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्या कुछ अहम है इसमें? जी बिल्कुल बता दें करिश्मा जी, आज जो है पीएम मोदी असम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। दोनों ही राज्य में पीएम मोदी कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इस दौरान शाम करीब 4:30 बजे पश्चिम बंगाल की हुगली की कई रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ कोलकाता मेट्रो को जो है नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक के हुए विस्तार की हरी झंडी दिखाएंगे। करीब जो है 4 किलोमीटर के इस विस्तार का निर्माण जो होगा पूरी तरह से सरकार केंद्र द्वारा किया गया है और इस पर जो है 464 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और ये बताते हैं करिश्मा जी कि लाखों पर्यटक और भक्तों को कालीकट और दक्षिणेश्वर में स्थित 2 विश्व प्रसिद्ध जो है काली मंदिर तक इससे पहुंचना आसान हो जाएगा इसके विकास कार्यों को लेकर के। इसके बाद बता दें कि जो है ये यहाँ 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब बीजेपी इस पर ज्यादातर फोकस कर रही है और ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। पश्चिम बंगाल और केरल में भी अब शुरू हो गया है, इनकी ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो गई हैं। पीएम मोदी जो है आज असम दौरे पर भी हैं और फिलहाल पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी जा रहे हैं। फिलहाल जल्द ही इनमें चुनाव का अभी होने वाला है विधानसभा का और ये कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है चुनावों को लेकर के। तो मनीष, एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि हुगली में 1 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन इसी के चलते अगर बात करें दोनों राज्यों की, असम और बंगाल में चुनावी मैदान में कई दिग्गज भी खड़े हैं। तो इसी के चलते आज असम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लोगों को सौगात देंगे। क्या लगता है कि चुनावी राज्यों को लेकर क्या कुछ अहम हो सकता है, कितनी सौगात दे सकते हैं जनता को?
जी बता दें कि जो है पीएम मोदी जो है 464 करोड़ की जो है लागत आएगी, जो मतलब विस्तार कार्य है अभी तो कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन जो है ये हरी झंडी दिखाएंगे और विकास कार्यों को लेकर के शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। जी तो मनीष, क्या लगता है कि लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, तो किसानों को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं? ये देखिए रैली में ये बात कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद ये मामला भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, ये जो है चुनावी मुद्दा है, इस पर भी जो भाषण देते हैं अपनी स्पीच में, तो क्योंकि मनीष वो इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब जिस तरीके से किसानों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि आगामी चुनाव में जहां जो चुनाव है वहां पर किसान प्रदर्शन करेंगे, महापंचायत करेंगे, तो बंगाल को लेकर भी रुख किया जा सकता है किसानों की तरफ से। जी बिल्कुल, ये है किसानों की तरफ से रोक किया जाएगा। आप मेरे को बता दें कि पहले ही किसानों ने ऐलान किया है कि बंगाल में जो है तो वे अपना महापंचायत करेंगे, आगे की रणनीति तैयार करेंगे, और जो है तो अपने जो किस कानून है उनको रद्द कराने की पूरी तरह से कोशिश रहेगी, और आंदोलन तेज करने की कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से। हालांकि मुद्दा जो है तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसमें पीएम मोदी कुछ में कुछ तो जरूर कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं कि ये मामला शांत हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज असम और बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों चुनावी राज्यों में जनता को सौगात देने वाले हैं। क्या सौगात देंगे, काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चीन की तरह पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए। ये सच है कि आतंकवाद आज भी मौजूद है, और वो जब कहते हैं और इसका खात्मा हो गया है तो वे गलत कहते हैं कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की टिप्पणी याद है कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मसला बड़ा है, बातचीत फिर से शुरू होगी क्योंकि सीमा निर्धारित नहीं है। दोनों देशों को बैठकर सीमा को तय करना पड़ेगा। ये मसला खत्म हो जाए, उससे दोनों देश खुश रहेंगे। दोनों ताकतवर देश हैं और दोस्ती में तरक्की भी करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने चीन से बातचीत की और उसने LAC से अपने सैनिक हटा लिए, उसी तरह पाकिस्तान से भी बात हो। और इससे पहले PDP प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर मुद्दे का हल भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ बातचीत के जरिए हो सकता है। महबूबा ने कुपवाड़ा जिले के चिरहामा इलाके का दौरा करने के बाद कहा था कि केंद्र सरकार को वार्ता प्रक्रिया में केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को भी शामिल करना चाहिए। शुक्रवार को आतंकवादी हमले में मारे गए एक पुलिसकर्मी के परिवार से मिलने के लिए वहां गई थी और इस दौरान उन्होंने बातचीत की बात कही थी। ये बहुत अफसोसनाक चीज़ है क्योंकि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल पे बढ़ रहा है उसका इफ़ेक्ट हर चीज़ पे है। यानी जो भी चीज़ आएगी उसकी कीमत 6 दुगना, 7 दुगना, 8 दुगना बढ़ जाएगी। जबकि मैंने सुना है कि उसका 1 लीटर 30 रुपए में ख़रीदते हैं और अगर उसको 100 रुपए में बेचते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादती है। मैं तो सरकार से ही गुजारिश करूँगा, इसमें नज़रसानी कीजिए, इसको वापस कीजिए कि गरीब ज़िंदा रह सके। ये गरीब कोई नहीं इफेक्ट करता है। आज मिडिल क्लास जो है, जिसका कि फिक्स्ड इनकम है, वो कहाँ जाएगा? उसको घर चलाना है, बच्चों की फीसें हैं, घर में बीमार है, वो कहाँ जाएगा? इसलिए इसने सारे देश को बड़ी संकट में डाल दिया है। और मैं समझता हूँ सरकार को इसकी तरफ बहुत जल्दी कदम उठाना चाहिए। ठीक है, इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर की ओर। अहम खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। यूपी से बड़ी खबर आ रही है जहां योगी सरकार आज बजट पेश करने वाले हैं। बड़ी खबर है, भारी भरकम बजट से हर वर्ग को उम्मीद है। एक जिस तरीके से लगातार बजट पेश किया जा रहा है और आज मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बजट पेश होगा। यूपी की अगर बात करें तो यूपी सरकार भी आज बजट पेश करने वाली है। सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश होने वाला है बजट। लोगों को एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनके जो राहत है, यानी कि महंगाई को लेकर बातचीत करें तो महंगाई को लेकर भी उनको राहत की उम्मीद है। लेकिन देखना होगा कि बजट में किस तरह की क्या बातें होगी। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं CM योगी। और यूपी से बड़ी खबर है जो योगी सरकार आज बजट पेश करने वाली है। भारी भरकम बजट में से हर वर्ग को उम्मीद है।
तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करने वाले हैं। यूपी से बड़ी खबर है और सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट ये पेश होने वाला है। महत्वपूर्ण खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोगों को एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सरकार राहत देगी। महंगाई को लेकर योगी सरकार का 5वां और आखिरी पूर्ण बजट होगा। ये दोपहर 1 बजे सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। बजट को लेकर बातचीत करेंगे कि लोगों को कितनी राहत मिली है। अगर इसमें कुछ लोगों को राहत मिली तो वो अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। योगी सरकार आज बजट पेश करने वाली है। इसी दौरान लोगों को एक उम्मीद है, राहत मिलेगी उनको। बजट में हर वर्ग को एक उम्मीद की लहर है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करने वाले हैं। 11 बजे बजट पेश होगा, विधानसभा में होगा। तो बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी से बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां योगी सरकार का आज 5वां और आखिरी पूर्ण बजट होगा। ये दोपहर 1 बजे इसके बाद सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि यूपी से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां योगी सरकार आज बजट पेश करने वाले हैं। तो इस पे अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार। तो सर, आज योगी सरकार बजट पेश करने वाली है विधानसभा में, तो लोगों को एक राहत है, एक राहत की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनको राहत दी जाएगी। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राघवेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, अब आई, बीच में नहीं आ रही थी। जी राघवेंद्र जी, हमारा ये सवाल है, योगी सरकार आज बजट पेश करने वाली है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि लोगों को एक राहत की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस बजट में उनको राहत मिलेगी। ये निश्चित रूप से जो है योगी सरकार का जी अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी सरकार में 2016-17 में जो इनका अंतिम वर्ष का बजट था वो लगभग 3.5 लाख करोड़ का था। इस वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बजट पेश कर रही है वो 7 लाख करोड़, मतलब 4 साल में दूने का बजट है। जी निश्चित रूप से बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं से पूरी की जाएंगी। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये कोरोना काल को लेकर के इस समय हमारे यहाँ बहुत विषम परिस्थिति देश और प्रदेश में हो गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जी राघवेंद्र जी, सड़क, पुल, सिंचाई। तो राघवेंद्र जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कोरोना काल से लगातार 1 साल हो गया से लगातार जनता अभी भी जूझ रही है, तो लेकिन अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, सीधा जो असर पड़ा था अर्थव्यवस्था पर पड़ा था, और लोगों को एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं राहत देगी सरकार। लेकिन अगर अब जो बात करें, वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया था, सीतारमण ने, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद जो थी वो उम्मीद टूट चुकी है। महंगाई का असर पड़ा है, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं। सीधा असर पेट्रोल डीजल जब से महंगे होते हैं तभी सीधा घरेलू सामानों पर भी पड़ता है। देखिए करिश्मा जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता तक की अभी तक की सबसे लोकप्रिय सरकार है। हमारे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार चलाते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारे के साथ हम लोग लेकर के आए थे। इस क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये बात सही है, महंगाई थोड़ा बहुत बदलती है। अगर आप इसको यूपीए की सरकार से तुलना करें तो उसकी विकास महंगाई की जो दर है उससे काफी कम है। आज जैसे बात करती है पेट्रोल का, पेट्रोल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से तय होती है। इसकी कीमत जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रति बैरल रेट होता है उसके हिसाब से तय होती है। दूसरी बात, एक बात हम और कहना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़े अर्थशास्त्री हमारे देश में चाणक्य हुए थे भारतवर्ष में। चाणक्य ने कहा था, अगर जनता द्वारा लिया गया पैसा पलट के जनता के पास आ जाता है तो उस जनता से उस पैसा लेने में कोई गुरेज नहीं है। हमारी सरकार ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम कर रही है। हम लोग जो है लगभग काफी बड़ी बड़ी योजनाएं जो सीधे जनता के हितों को ध्यान में रख के बढ़ाई जाती है, जिसमें सीधे जनता को लाभ पहुंच रहा है। चाहे सम्मान निधि हो, प्रति हर किसान को हम लोग सीधे 6,000 रुपए वार्षिक देने का काम कर रहे हैं। गरीब किसानों को मकान मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। बिजली की जो कनेक्शन है वो मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। गैस कनेक्शन मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। शौचालय मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। 5 लाख तक का बीमा मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार जो है अभी तक की गरीबों की सबसे लोकप्रिय सरकार है। ऐसा कोई ग्रामीण इलाके या
गरीब का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो हमारी केंद्र या प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिल हो। चलिए सर, आप एक तरह से कह रहे हैं कि ये यूपी का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन क्या लगता है कि इस बजट से लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी? लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, सरपंच चुनाव भी पास में आने वाले हैं, इसको लेकर आपकी अगर प्रतिक्रिया लेना चाहें तो आपका क्या कुछ कहना है, कितना खरा उतर सकते हैं? देखिए, चुनाव और बजट दोनों अलग विषय है। चुनाव में तो हम सरकार हमेशा रहती है, हम लोग जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, चाहे सरकार हो या पार्टी हो, हमेशा जनता के बीच में रहती है। हम लोगों को चुनाव की चिंता नहीं रहती है। चुनाव की चिंता उन लोगों को होनी चाहिए जो समय समय पर सिर्फ चुनाव होता है तब जनता के बीच में जाते हैं, अपना संगठन जो है। तो राघवेंद्र जी, ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर लोगों की जो राहत होती, जो उम्मीद होती है, उस उम्मीद पर आप खरा नहीं उतरेंगे तो वो एक कहीं ना कहीं सोचेंगे कि जब एक तरफ जब चुनाव आते हैं, घर घर चुनाव, अपने वोट मांगने के लिए घर घर आते हैं नेता, लेकिन उसके बाद जब उनके जो उम्मीद लगाई जाती है उस पर खरा ना उतर के वो अपनी बात से ही पलट जाते हैं। नहीं प्रियंका जी, हम लोग इसमें बिल्कुल आश्वस्त हैं। अगले वर्ष जो विधानसभा का चुनाव होगा, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अभी विधानसभा उपचुनाव 7 सीटों पर हुआ था, उसमें हम 6 सीटें जीत करके आए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, चुनाव की चिंता वो राजनीतिक दल करें जो जनता के बीच में नहीं रहते हैं, जनता के साथ धोखेबाजी करते हैं, लोकप्रिय जो ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सरकार चलाते हैं। चलिए सर, आपसे ये लास्ट सवाल है कि आज जो बजट पेश होगा, लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी? महंगाई लगातार आसमान छूती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम, आपको पता है, जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं कहीं ना कहीं असर घरेलू सामानों पे पड़ता है, सब्जियों पे पड़ता है, ऐसे तमाम चीजें हैं, लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ता है, लोग परेशान होते हैं। देखिए प्रियंका जी, मैंने अपनी बात कह दी है। हमारी सरकार जो है तुलनात्मक अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। महंगाई तो निश्चित रूप से हर वर्ष थोड़ा बढ़ती है। अगर हम यूपीए की सरकार से हम अपनी सरकार की तुलना करें तो अनुमानित रूप से उससे कम महंगाई की दर है। और हमारी जो पेट्रोलियम का विषय, वो भी मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र सिंह जी, क्योंकि समय का अभाव है तो देखना ये होगा जो आज विधानसभा में बजट पेश होगा यूपी सरकार की तरफ से, वो लोगों को जो राहत की एक उम्मीद है वो कितने खरे उतरेंगे, ये देखना लाजमी होगा। तो रुक करते अगली खबर का। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को बहुमत साबित करने से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल रविवार को कांग्रेस के एक और डीएमके के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद कांग्रेस डीएमके के गठबंधन वाली सरकार के लिए बहुमत साबित करना काफी मुश्किल दिख रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नारायणसामी को सोमवार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना है और राजभवन विधानसभा क्षेत्र के विधायक लक्ष्मी नारायण और डीएमके विधायक ने विधानसभा स्पीकर वीपी शिवा कोलुंदू के घर जाकर इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा देने के बाद लक्ष्मी नारायण ने ये कहा कि सरकार बहुमत खो चुकी है, वो जल्द ही पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। और वहीं आपको बता दें, इसी दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ विधायक पद से इस्तीफा दिया है और वह डीएमके में बने रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जो है किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान आंदोलन और तेज होगा, किसानों की तरफ से ये ऐलान किया जा चुका है। आगे के लिए रणनीति बनाई जा रही है। आपको अहम जानकारी दे दें कि हर दूसरे दिन किसानों की तरफ से लगातार नई रणनीति बनाई जा रही है। कल मनाएंगे पगड़ी संभाल दिवस। बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि 3 महीने हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, डेरा डाले हुए हैं। सरकार से एक ही उम्मीद से टिके हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो कृषि कानून है उसको रद्द किया जाए। और आपको बता दें कि एक और रणनीति तैयार कर ली गई है। पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा किसानों की तरफ से। हर दूसरे दिन एक नई रणनीति तैयार की जा रही है। किसान आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया है किसानों की तरफ से। आगे के लिए नई रणनीति बना दी गई है किसानों की तरफ से। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। कल मनाएंगे पगड़ी संभाल दिवस। एक और रणनीति तैयार कर दी गई है किसानों ने। तो लगातार 3 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। तो दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है और लगातार सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून रद्द किया जाए
लेकिन सरकार है सुनने का नाम नहीं ले रही है। किसानों की तरफ से ये कहना है और किसान आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया है किसानों की तरफ से। आगे के लिए भी रणनीति तैयार कर ली गई है और आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान किया है कल यानी कि पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। 3 महीने हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को, लेकिन जो उनके हौसले हैं वो कम होने की बजाय लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक और नई रणनीति तैयार कर ली है किसानों ने। दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान का हल्ला बोल है। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां किसान आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया है किसानों की तरफ से। तो बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, किसान और सरकार के बीच की आर पार की लड़ाई जारी है। पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा। तो किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है कि दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून रद्द किया जाए, लेकिन लग नहीं रहा कि सरकार इतनी जल्दी झुकने वाली है। और दूसरी तरफ किसानों की बात करें तो किसानों ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे रखा है कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती, कृषि कानून को रद्द नहीं करती, तब तक ऐसे ही डेरा डाले रहेंगे, चाहे कितना समय हो जाए। 2024 तक भी बैठने के लिए तैयार है। लेकिन हाल ही में आपको बता दें, किसान नेता यानी कि राकेश टिकैत ने भी एक ऐलान कर दिया है। अब आगामी चुनाव को लेकर वहां पर यानी कि अगर बात करें बंगाल, असम की, बंगाल में भी अब महापंचायत की जाएगी किसानों की तरफ से। तो इस पर तमाम जानकारी देने के दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए। राजीव, किसानों का प्रदर्शन जारी है और हर दूसरे दिन एक नई रणनीति के साथ तैयार हो रहे हैं। अगर बात करें कल की, तो पगड़ी संभाल दिवस भी मनाया जाएगा किसानों की तरफ से। बिल्कुल जिस तरीके से लगातार किसानों की जो रणनीति है वो तेज होती नजर आ रही है। और यहाँ तक कि कल जो पगड़ी संभाल दिवस वो बनाया जा रहा है वो साफ इसीलिए बनाया जा रहा है कि आने वाले सरकार को, यानी प्रेजेंट में सरकार है, उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज देना है कि किसान जो है वो एकजुट है और लगातार कृषि कानून को लेकर जो उनकी आवाज है वो उठती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल जी से भी किसान जो थे वो मिलने गए थे और यहाँ तक कि काफी लगभग 2-2.5 घंटे की बैठक के बाद रणनीति बनाई गई कि जो कैसे महापंचायत होगी या फिर किसानों का जो आंदोलन होगा उसके अंदर आम आदमी पार्टी लगातार अपना सहयोग देगी और सरकार के ऊपर भरपूर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से किसानों ने भी साफ कहा कि वो जब तक सरकार जो है कृषि कानून वापस नहीं लेगी वो पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे इसके लिए वो कितने भी दिन लगा दें, चाहे वो आने वाले अक्टूबर तक की बात कहें या फिर और समय की लगे, किसान इसके लिए तैयार है और आगे की रणनीति बिल्कुल बनती नजर आ रही है। और लगातार सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जबकि कृषि कानून वापस लीजिए, नहीं तो ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। जी राजीव, अगर बात करें किसान नेता यानी कि राकेश टिकैत ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि आगामी चुनाव को लेकर बात करें बंगाल की, तो बंगाल में भी अब चुनाव है। लेकिन अब दूसरे अगर बात करें बीजेपी नेता की, तो लगातार जेपी नड्डा भी वहां पर रैली कर रहे थे। और अगर बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह भी लगातार रैली कर रहे हैं। अगर क्या लगता है कि सीधा सीधा असर आगामी चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि किसानों का जो मोर्चा है और जो लगातार रणनीति है वो तेज होती नजर आ रही है। बंगाल को लेकर भी महापंचायत का ऐलान किया है। जिस तरीके से लगातार किसानों की तरफ से महापंचायत इलाके अनाउंस की जा रही है, यहाँ तक कि हर शहर के अंदर महापंचायत के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ तक कि जो बीजेपी के जो तमाम नेता है, चाहे वो उसमें अमित शाह हो या फिर और बड़े नेता हो या फिर छोटे नेता हो या फिर जितने भी चुनाव का समय आ रहा है और यहाँ तक कि जितने भी उम्मीदवार होंगे उन सबके खिलाफ एक कैंपेनिंग की जाएगी। यहाँ तक कि महापंचायत के द्वारा हर शहर के लोगों को यही बताया जाएगा कि बीजेपी जो है वो रणनीति किस तरीके की है उनकी, और सरकार जो है वो जनता को एक कहते हैं पीछती नजर आ रही है और जनता जो है पीछती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार सरकार का जो प्रेशर है जबरन कानून थोपने का, यानी कि कृषि कानून को लेकर साफ कहा कि राकेश टिकैत कि भी हम हर तरीके से कोशिश करेंगे जब तक ये कृषि कानून यानी काला कानून वापस नहीं होगा, वो इसी तरीके की रणनीति रखेंगे। मगर देखने वाली बात ये होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति तो गर्मा कर रही है
और आपको बता दें कि लेकिन जमीन पर जनता सरकार के इस दावे के साथ खड़ी है और भारत ने एक एक इंच जमीन का सम्मान बचाया है। दिल्ली से दूर तमिलनाडु के सेलम में चुनावी बिगुल फूंकने पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण के बीच तब सबसे तेज ताली बाजी और जब उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि हम सभी पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन जब तक शरीर में प्राण है और एक बूंद भी खून है, मैं आश्वस्त करता हूं कि कोई मां का लाल 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 22 फरवरी यानी कि आज एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंच रही है। स्मृति ईरानी दोपहर 12 बजे जिला मुख्यालय गौरीगंज पहुंचेगी और बता दें आपको ये कि स्मृति ईरानी बहादुरपुर ब्लॉक के पेट्रोलियम संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने वाली है और वहां से रायबरेली की सलोन विधानसभा के गोपालपुर गांव में निर्मित भवन को लोकार्पण करने के साथ ही लोगों से मुलाकात कर वापस दिल्ली रवाना हो जाएगी। इस दौरान उनके साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री यानी कि राजेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहेंगे। तो यूपी के अमेठी से खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर है और आज दौरे पर रहेगी अमेठी में और कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाली है। लोगों को सौगात देगी, उनसे बातचीत करेगी, कोई समस्या तो नहीं है इसी दौरान। फिर उसी के बाद कार्यक्रम के बाद वो वापस अपने घर की तरफ लौट जाएंगी। अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी है, कई कार्यक्रमों में शिलान्यास करने वाली है, शिरकत करने वाली है और आपको बता दें लोगों को एक सौगात भी देंगी, उनसे इनकी समस्याओं का समाधान भी करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।